अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत हों। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। देखिए आज वीडियो में क्या खास होने वाला है, तो सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि 18 अगस्त 2025 को यानी बरोज़ पीर को जो तो टेट का थर्ड टेट का रिज़ल्ट जो तो आ चुका है। और सोशल मीडिया के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो तो नज़र बड़ी बारीक बीनी से जो तो लगी हुई है, और वहीं से कुछ सवालात जो कॉमन है असातिज़ा इकराम के, तो उन्हीं सवालात को लेकर मैं जो तो आज इस वीडियो में जो तो हाजिर हुआ हूँ। और इस वीडियो का टाइटल अगर मैं कहूँ तो सोशल मीडिया के सवालात और मेरे जवाबात, इस तरीके से जो तो मैंने इसको उन्वान दिया हूँ। खैर आज हम लोग इसी में कौन कौन से सवालात को पहले डिस्कस करने वाले हैं, आइए उसके ऊपर जो तो हम लोग पहले एक नज़र डाल लेते हैं। मैंने एक दूसरे मोबाइल में जो तो इसके सवालात को पूरा नोट डाउन कर लिया हूँ। जितने भी पूरे करीब 100 प्लस मेरे पास में जो ग्रुप्स है, उसमें से मैंने जो क्वेश्चंस है जो कॉमन है, जो असातिज़ा इकराम की बारीक बारीक बातें हैं, जो डाउट्स है, उसको जो तो मैंने सॉर्टेड किया हो, और इंशाल्लाह उसी सवालात के जवाब को आप लोगों को जो तो जीआर की और जो टेट के जो उसूल व ज़वाबित है उनकी रोशनी में आप लोग को जो तो देने की पूरी मैं कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक छोटा सा आप लोग को अपडेट मैं ये दे दूँ कि नवंबर 2024 में जो महा टीईटी का रिज़ल्ट आया था, वो ऑनलाइन आया था रिज़ल्ट, मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद में फरवरी 2025 में जो तो उसका रिज़ल्ट जो तो लगा था। अब उनकी जो हार्ड कॉपी की जो रिज़ल्ट है, तो वो हमारे प्राथमिक ज़िला परिषद के जो जिसे हम लोग शिक्षण आयुक्त है, ईओ है, एजुकेशन ऑफिसर, तो उसके पास में जो तो आ चुके हैं। आप हजरात जो भी महा टीईटी 2024 जो पास हुए थे, वो लोग वहाँ पर जाए, अपने डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल वो लेकर जाए, उसकी तस्दीक कराए, और अपना जो रिज़ल्ट है वो उनसे जो तो वो ले लीजिए। खैर ये अपडेट था जो आप लोग को देना था, वो मैंने आप लोग को जो तो दे दिया हूँ। अब कौन से क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग जो तो नज़रसानी करेंगे, आप लोग जो तो बड़ी बारीकी से जो तो वीडियो को देखिए, स्किप ना करें। सवालात मैं पढ़कर आप लोग को जो तो बता देता हूँ। ठीक, सबसे पहला सवाल कॉमन है, वो है पोर्टल पर फॉर्म कौन फिल कर सकता है और कौन फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। अब अकॉर्डिंग टू डीएड बीएड अपीयर रिजल्ट्स, अकॉर्डिंग टू लोअर जो टेट में लोअर स्कोरर है और अकॉर्डिंग टू अपर स्कोरर, उसके अकॉर्डिंग जो तो मैं आप लोग को ये चीज़ें बताने वाला हूँ। उसके बाद में दूसरा सवाल है कि मुझे टेट 2025 में 105 मार्क्स है, मैं सीटेट पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड पास हूँ, पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट में मुझे 86 मार्क्स है, तो इस बुनियाद पर मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया है, क्या मैं पोर्टल के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि सीटेट में मुझे 86, अब 86 से मुताबिक मुराद मतलब आप लोग को 82 से लेकर तो 89 मार्क्स के दरमियान में कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं रोशनी डालूंगा इंशाल्लाह। तो 86 मार्क्स है, हमें मैंने एक सपोज मार्क्स जो तो कर लिया हूँ 86, आप लोग 82 से लेकर 89 के दरमियान में जो तो हो सकते हो। तो 86 मार्क्स है, रिजल्ट डाउनलोड हो रहा है डिजी लॉकर पर CTET का, लेकिन इसका बोर्ड सर्टिफिकेट जो तो डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो इसको किस तरीके से जो है तो हम लोग टैकल करें, क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करें। चौथा सवाल है वुमेन रिजर्वेशन, कि वुमेन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, इसका फायदा कैसे ले सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का। सवाल नंबर 5 है कि टेट का फॉर्म ओपन कैटेगरी से फिलअप किया था, भरा था, लेकिन चूंकि अब मेरे पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मैं बना चुका हूँ, तो क्या मैं पवित्र पोर्टल पे जब रजिस्ट्रेशन करूँ तो मैं अपनी कास्ट को चेंज कर सकता हूँ। इट मीन्स ओपन से मैं ईडब्ल्यूएस में आ सकता हूँ, या ओपन से मैं और दिगर कास्ट में जो तो जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 देखिए कि सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, इट मीन्स कौन सा कैंडिडेट कौन से मीडियम के लिए एलिजिबल होगा, इसके ताल्लुक से भी जो तो मैं आप लोग की इंशाल्लाह रहनुमाई करूँगा। उसके बाद सवाल नंबर 7 है कि टेट के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। अब यहाँ पर टेट के लिए जो तो कैंडिडेट ने सवालात पूछे थे कि टेट के लिए एज क्राइटेरियाज क्या है, लेकिन मैं आप लोग को महा टीईटी, CTET और टेट तीनों एग्जाम के बारे में जो तो मैं आप लोग को जो तो इस वीडियो में बता दूँगा। सवाल नंबर 8 जो कि हम लोग का आखिरी सवाल है, वो है मुझे टेट में डैश मार्क्स मिले हैं। अब डैश से मुराद आप लोग कोई भी एक फिगर ले लीजिए, जितने भी आप लोगों ने स्कोर किया है, तो क्या मेरे चांस कितने हैं,
मतलब मेरे लगने के, फॉर एग्जांपल सपोज दैट किसी एक कैंडिडेट को जो तो 89 मार्क्स मिले हैं या 105 मार्क्स मिले हैं, तो उनके लगने के चांसेस क्या है, कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक कितना रहेगा। इंशाल्लाह इन सवालों के ऊपर भी जो मैं रोशनी पूरी डालूंगा। तो ये सवाल थे। अब आप लोगों का कौन सा सवाल है, आप लोग उसके ताल्लुक से जो तो अपना जवाब सुन ले। दूसरी बात, वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है, एक एक पॉइंट आप लोग को इंशाल्लाह मालूमात पूरी डिटेल में जो मैं देने की कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहे, बराए मेहरबानी स्किप ना करें, क्योंकि आप लोग स्किप करते हो। मकसद ये नहीं है कि मेरा वीडियो चले, मकसद ये है कि आप लोगों के जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए, और आप लोग के जो डाउट नहीं है, जो शायद आगे होने वाले हैं, वो डाउट भी आप लोगों के जो तो क्लियर हो जाए। आप लोग किसी दूसरे के पास पूछने के लिए ना जाते हुए इसी वीडियो में आप लोग को सारे सवालों के जवाब जो तो मिल जाए। और जो सवालों के जवाब आप लोग को मिल रहे हैं मेरे इस थ्रू, आप लोग ये मालूमात अपने दोस्तों तक भी जो तो पहुँचाए। भले ही वीडियो को ना शेयर करें, लेकिन उनके इल्म में जो नहीं है आप लोग उनको ओरली रिटर्न में बोलकर भी आप लोग जो तो समझा सकते हो। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ जाए तो आप लोग लिंक को भी जो तो उन तक शेयर कर सकते हो। तो आज हम लोग इन्हीं पर जो तो बात करने वाले हैं। वेलकम है गाइज आप लोग का सबसे पहले मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइज आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, इसलिए ताकि आप लोग को एक यूनिक और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है तो मिल सके, जो दूसरे गुमराही वाले जो लोग ग्रुप के ऊपर जो नीम हकीम खतरा जहाँ बने हुए हैं, तो उन लोगों से आप बच सके और एक ऑथेंटिक यूनिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक जो तो पहुंच सके। इसलिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो समझ पसंद नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों तक करें। और अगर आप लोग का इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, सवाल है, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए। इंशाल्लाह मैं जब भी इसको देखूंगा आप लोगों के सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश जो तो मैं वहीं पर करूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसका आंसर करूंगा। आइए पहले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। पहला सवाल है हम लोगों का कि पोर्टल में फॉर्म कौन फिल कर सकता है और कौन नहीं फिल कर सकता है। देखिए लास्ट ईयर, अभी अगर हम लोग देखें लास्ट ईयर से लास्ट मंथ, अगर हम लोग इसी मंथ में अगर देखें तो डीएड और बीएड का रिजल्ट भी जो तो आ चुका है। ठीक, अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे पूछ रहे हैं कि सर मुझे 89 मार्क्स मिले हैं, मुझे 77 मार्क्स मिले हैं, तो क्या मैं पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। याद रख लीजिए, आप लोगों को पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए डीएड और बीएड कैंडिडेट को दो शर्तें हैं। पहले तो कि पहले वो टीईटी पास होना चाहिए, सीटीईटी पास होना चाहिए, दोनों में से कोई एक एग्जाम, उसके बाद टेट का एग्जाम दिया होना चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट पवित्र पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। होना और नहीं होना ये आगे की बात है। ठीक है, पवित्र पोर्टल में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दूसरे कैंडिडेट बीएड है। बीएड कैंडिडेट अगर टीईटी और सीटीईटी पास नहीं है लेकिन उन्होंने टेट दिए हैं, तो ऐसी कंडीशंस पर वो लोग भी पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन लोगों को 9 to 10 और 11 to 12 अगर एमए या एमएससी हुआ है तो वो 9 to 12 के लिए जो तो एलिजिबल हो जाएंगे। तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। होना और जाना ये आगे की बात है। इट मीन्स आपका सिलेक्शन होना वो डिपेंड करेगा आप लोगों की मेरिट लिस्ट पर, चाहे डीएड हो, बीएड हो या और भी एजुकेशन हो, आप लोग का वो डिपेंड करेगा आप लोगों के टेट के स्कोर पर। अगला क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन का जवाब था कि टेट में रजिस्ट्रेशन या पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो आप लोगों को कितने भी मार्क्स आए, आप लोगों ने अगर 200 में से अगर 5 मार्क्स भी अगर लिए हैं, तब भी आप लोगों को पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है, इन्फॉर्मेशन पूरी फिल करना है। क्योंकि हम लोग अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं है। हो सकता है शायद हम लोग का 5 मार्क्स के ऊपर भी सिलेक्शन हो जाए, वैसे ये तो करीब मुश्किल है, लेकिन मैं एक फॉर एग्जाम्पल आप लोग को जो तो बता रहा हूँ। तो कुछ भी चीज़ जो तो मुश्किल हो सकती है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आप लोगों को जितना भी टेट में स्कोर हुआ है उस बेसिस के ऊपर आप लोग को पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना ही है। सिलेक्शन होना और नहीं होना ये अल्लाह की मसलियत, तो अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। जो हमारे हाथ में था मेहनत करना, वो हम लोग जो तो कर चुके हैं। आगे दूसरा कि मुझे टेट में 105 मार्क्स मिले हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड क्लियर हूँ, 86 मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना चुका हूँ, क्या मैं पोर्टल के लिए एलिजिबल हूँ। तो जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको 86 82 से लेकर 89 तक अगर आपको मार्क्स है सीटीईटी में, ठीक, और आपने टेट में जो स्कोर किया है, तो इस बेसिस के ऊपर महाराष्ट्र शासन का एक जीआर है जिसमें
EWS मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऐसे कैंडिडेट्स को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये बात कही है, GR भी है उसका, GR ग्रुप्स के ऊपर आप लोग को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप के ग्रुप पर भी जो तो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, तो आप लोग को उसमें यही बात बताई गई है कि जो लोग CTET फेल है 82 से लेके 89 मार्क्स के दरमियान जिनको है, तो उन लोगों को अगर इस GR को अगर हम लोग अप्लाई करें तो उन कैंडिडेट को जो तो TET जो फेल है उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट में उसको जो तो पास कंसिडर किया जाएगा। इसका GR भी है, परिपत्रक भी है, आप लोग को जो तो मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को भी जो तो अपना पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। ये अलग बात है कि वो राउंड फर्स्ट के लिए ही जो तो एलिजिबल रहेंगे। जब कन्वर्ट टू ओपन राउंड रहेगा उससे वो लोग जो है तो नॉट एलिजिबल जो तो हो जाएंगे, वो आउट ऑफ वैकेंसी हो जाएंगे। लेकिन राउंड फर्स्ट में जो तो उनको चांस जरूर बनेगा, जरूर मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाता हूँ कि सीटेट में 86 मार्क्स है। अब 86 से मुराद 82 से लेकर 89 मार्क्स तक है। मेरा रिजल्ट तो डाउनलोड हो रहा है डिजी लॉकर पर, लेकिन बोर्ड सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? अब आप लोग एक बात को समझ लीजिए कि कास्ट का जो क्राइटेरिया है पास होने का CTET में, वो 82 मिनिमम, मैक्सिमम आप लोग कितना भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो ये कास्ट के लिए 82 मार्क्स है और ओपन के लिए वो 90 यानी कि 90 मार्क्स जो तो पासिंग के लिए है। कास्ट का परसेंटेज 55 होता है और ओपन का परसेंटेज 60% जो तो होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब चूंकि आप लोगों ने 82 से लेकर 89 मार्क्स है, अब आप लोगों ने जनरल कैटेगरी में सीटेट का फॉर्म भरा था और ऐसी कंडीशन में आप लोग को 82 से लेकर 89 मार्क्स आए, तो याद रहे आप लोग सीटेट फेल हो। ठीक है, आप लोग सीटेट फेल हो, आप लोग सीटेट पास नहीं हो। ये अलग बात है कि हम लोग उसका GR अटैच करके जो तो पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सीटेट फेल हो। और याद रहे सीटेट में उन्हीं लोगों का बोर्ड सर्टिफिकेट जनरेट होता है जो सीटेट पास हो। रिजल्ट आप लोगों को डिजी लॉकर पर सभी लोगों का, आपने अगर 150 में से 1 मार्क्स भी अगर लिए हैं तो उन लोगों का भी रिजल्ट जो तो डिजी लॉकर में डाउनलोड होगा। लेकिन बोर्ड सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं लोगों का आएगा जो लोगों ने सीटेट को पास किया है। ओपन में आप लोगों को 90 मार्क्स होने चाहिए और अगर कास्ट फैकल्टी है मतलब कि OBC, NT, ST, VJ वगैरह वगैरह जो भी कास्ट है, तो ऐसी कास्ट से अगर है आप लोग, तो आप लोग को वैसी कंडीशन में 82 नंबर जो तो मिनिमम है। तो ये बात पर भी मैंने जो तो रोशनी डाल दिया। तो ऐसे लोग जिन लोगों को 82 से लेकर 89 मार्क्स मिले हैं, उन लोगों का सीटेट में सिर्फ रिजल्ट ही डाउनलोड होगा, बोर्ड सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा। बेशतर असातिज़ा ने जो तो यही सवालात पूछा है और इसी सवालात के ऊपर उनका कन्फ्यूजन जो तो बना हुआ था, जिसका जवाब मैंने अभी आप लोग को जो तो दे दिया हूँ। वो लोग यूँ समझ लीजिए कि फिजूल की जो तो मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों का रिजल्ट डाउनलोड होगा, बोर्ड सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ भी जो तो मैंने रोशनी डाल चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बहुत खलबली जो तो मची हुई है, और वो है वुमेन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट क्या है। ठीक है, उसके बाद इसका फायदा क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है, इसका फायदा क्या है, इस सवाल का जवाब जो तो आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि वुमेन रिजर्वेशन, जिसे हम लोग मराठी में महिला आरक्षण कहते हैं, इट मीन्स खवातीन के जो सीटें महफूज की गई है उसके लिए गवर्नमेंट ने उनका एक अलग कोटा जो तो निकाला जाता है वैकेंसी का। ठीक है, और इसके पहले तक मतलब साल 2022 का जो टेट हुआ था उसमें वुमेन रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट कंपलसरी था, लेकिन इस मरतबा साल 2025 के टेट में वुमेन रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट है उसको मनसूख कर दिया गया है, उसको रद्द कर दिया गया है, और सिर्फ ये कहा गया था कि अगर आप लोग के पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आप लोग उसको सिर्फ क्लिक कर दीजिए, आप लोग को महिला आरक्षण का जो बेनिफिट है वो आपको जो तो मिल जाएगा। बहुत सारे जो गर्ल्स है, जो लेडीज़ है, उन लोगों ने जो तो पोर्टल में इट मीन्स टेट के फॉर्म भरते वक्त जो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर जो तो उसको यस किया था, तो आप लोगों को वुमेन रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग के पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोगों को जनरल कास्ट में यानी कि महिला आरक्षण का जो फायदा है वो आप लोग को नहीं मिलेगा। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है और इसकी बेनिफिट्स क्या है ये आप लोग सुन लीजिए। देखिए, 2 सर्टिफिकेट होते हैं, एक होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एक होता है नेशनलिटी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट इट मीन्स आप लोग महाराष्ट्र के रहवासी हो, रहवासी का मतलब होता है सिटीजन, तो आप लोग महाराष्ट्र के रहवासी हो और आप लोग को महाराष्ट्र के रहवासी होने की बुनियाद पर आप लोगों को जो रिजर्वेशन है या महाराष्ट्र की कास्ट
में जो भी आप लोग को रिजर्वेशन दिया गया है वो उस बात की दलील होती है कि आप लोग उसके लिए वैलिड हो। तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है महाराष्ट्र का सिटीजनशिप का एक प्रमाण पत्र, एक उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद नेशनलिटी आता है, नेशनलिटी जो कि ऑल इंडिया लेवल पर जो तो चलता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस है, आप लोगों को वुमेन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उस बुनियाद पर आप लोगों को महिला आरक्षण का बेनिफिट जो तो मिल जाएगा। वुमेन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एजेंट या बहुत सारे जो जिसे हम लोग वेंडर्स वगैरह हैं वो आप लोगों को जो तो कह रहे हैं कि आप लोग वुमेन रिजर्वेशन बनाइए, वुमेन रिजर्वेशन बनाइए। तो देखिए, आप उनके लिए एक ग्राहक हो और आप उनके पास में सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों से वो 1000-1500 रुपये जो तो वैसे ही जो तो ले लेना है। वो तो उनको तो रोजगार मिल जा रहा है, आपका सिलेक्शन किस बेसिस पर हो रहा है उनको उससे कोई मतलब नहीं है। वुमेन रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होता है लेकिन वो दूसरी जो वैकेंसीज होती है उसके लिए होता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस साल पवित्र पोर्टल में डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर ही जो तो वुमेन रिजर्वेशन को जो तो अलाउ कर दिया है, ठीक है। सवाल नंबर ये 4 का आंसर जो तो था। सवाल नंबर 5 है कि मैंने टेट का जो फॉर्म भरा था वो ओपन कैटेगरी से या XYZ किसी भी कैटेगरी से भरा था और अब मेरे पास में उस टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करके चलूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने पवित्र पोर्टल का जो फॉर्म भरा था वो ओपन कैटेगरी से भरा था। उस वक्त मेरे पास में EWS या कास्ट वगैरह जो तो नहीं था, लेकिन अब एग्जाम हो जाने के बाद मेरे पास में EWS का सर्टिफिकेट या कास्ट का सर्टिफिकेट है, सारे डॉक्यूमेंट है। तो क्या अब मैं पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्या मैं अपनी कास्ट को चेंज कर सकता हूँ क्या? तो इसका जवाब है नहीं, आप लोग कास्ट को चेंज नहीं कर सकते। याद रहे, आपकी इंफॉर्मेशन मिसमैच नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स आप लोगों ने टेट का जो फॉर्म भरा उसमें ओपन कैटेगरी डाले और यहाँ पर आप पवित्र पोर्टल में जब रजिस्ट्रेशन करोगे और आपने EWS में डाल दिया तो आप लोग वैलिड नहीं रहोगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप लोगों का EWS का जो सर्टिफिकेट है या जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है वो 14 मई 2025 के पहले के एक डेट दी गई थी। आप लोग जो टेट का नोटिफिकेशन आया था उसमें आप लोग जो तो बारीकी से उसको पढ़े, आप लोग को जो तो उसमें जो तो शर्त मिल जाएगी कि 14 मई 2025 के पहले के सारे सर्टिफिकेट आप लोग के जो तो चाहिए रहेंगे। तो इस बेसिस के ऊपर भी जो तो आप लोग अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे कैंडिडेट बेचारे अभी ऐसे हैं कि सर मैंने EWS से जो तो फॉर्म भरा था उस वक्त जो तो मेरे पास में EWS सर्टिफिकेट नहीं था लेकिन मैंने यस कर दिया था और अब मेरे पास में EWS सर्टिफिकेट बना ही नहीं है या मेरे पास में कास्ट सर्टिफिकेट जो नॉन क्रीमिलियर था वो वैलिड हुआ ही नहीं है, तो क्या मैं अब ओपन कास्ट में आ जाऊँ? तो नहीं हो सकता ऐसा। आप लोग एक मरतबा जो कास्ट आप लोगों ने रजिस्टर्ड कर दिए तो आप लोग स्टार्ट से लेकर तो एंडिंग आपका सिलेक्शन होने तक आपको वही कास्ट रखना है, कास्ट चेंज नहीं कर सकते। इवन आप लोगों का जो पोर्टल के ऊपर जब आप लोग रजिस्टर करोगे तो जो कास्ट का ऑप्शन आप लोग को दिखाई देगा लेकिन वो ऑटोमेटिकली रहेगा। ऑटोमेटिकली मतलब कि जिसे हम लोग कहते हैं कि जो पहले आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिए थे तो उसके मुताबिक वो जो तो ऑटोमेटिक जो तो उसके ऊपर सिलेक्टेड रहेगा, तो आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 की डिटेल। सवाल नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो रहा है लेकिन आप लोग को बहुत बारीक और बेसिक मालूमात जो तो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखें। सवाल नंबर 6 जो है वो है कि सिलेक्शन किस बेसिस पर हो और कौन से मीडियम का कौन सा कैंडिडेट है, किस तरीके से उनको समझा जाए। याद रहे हम लोगों का 10वीं का जो ये है मीडियम है और जो 12वीं का मीडियम है इसी को पोर्टल के अंदर जो तो अहमियत दी जाती है। साल 2022 का जब टेट हो रहा था और टेट होने से पहले ही जो तो महाराष्ट्र शासन यानी परीक्षा परिषद पुणे ने जो तो एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें ये बात कही गई थी कि आपका 10वीं 12वीं BA B.Ed D.Ed B.Ed MA M.Ed और भी जितनी क्वालिफिकेशन है सबका मीडियम अगर एक है तो ही आप लोग का सिलेक्शन होगा। इसके ऊपर बहुत सारे असातिज़ा ने, बहुत सारी तंजीमों ने, बहुत सारी कमेटियाँ ने जो तो आवाज़ बुलंद की और कहा कि बहुत सारे कोर्सेज जो तो एक ही मीडियम में अवेलेबल ना होने की वजह से कैंडिडेट का मीडियम जो तो चेंज हुआ है। तो फिर इस GR को या उस मालूमात में जो तो तरमीम की गई और साल 2022 के टेट में जो तो एक नई चीज़ जो तो हम लोग को ये देखने को मिली कि D.Ed वाले कैंडिडेट जो है उनका 10वीं का मीडियम जो तो कंसिडर किया जाएगा और B.Ed वाले कैंडिडेट का 12th का मीडियम जो तो कंसिडर किया जाएगा।
अब आप लोगों ने 10वीं का मीडियम अगर उर्दू से किया है और आगे का एजुकेशन आप लोगों का किसी भी लैंग्वेज में हुआ हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, संस्कृत, पंजाबी हो, XYZ जो भी हो, आपका वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपका कंसिडर किया जाएगा 10वीं का बोर्ड किस मीडियम से थे, ठीक। ये 12वीं का बीएड वालों का 12th का मीडियम जो तो कंसिडर किया जाता है। अब बहुत सारे असातिज़ा जो तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर मैंने मराठी मीडियम से जो तो किया हो, लेकिन मैंने उर्दू का आइसोलेटेड पेपर पास कर लिया हो। तो उर्दू का आइसोलेटेड पेपर पास करना आपका मीडियम चेंज नहीं करता है। याद रहे साल 2022 के टेट में भी ऐसे ही उर्दू मीडियम की स्कूलों के ऊपर जो दूसरे मीडियम के असातिज़ा थे उनका जो तो तकर्रुर हुआ था, लेकिन इसके ताल्लुक से उर्दू मीडियम की कुछ तंजीमों ने और उर्दू मीडियम के जो असातिज़ा थे इन लोगों ने जो तो आवाज़ बुलंद की थी, और आवाज़ बुलंद करने का नतीजा ये हुआ था कि उन असातिज़ा को जो अदर मीडियम के उर्दू मीडियम पर आए थे तो उनको उनके मीडियम पर भेजने की पूरी तैयारी जो तो हो चुकी थी। इसका नतीजा ये हुआ था कि जो आने वाला सेकेंड फेज था कन्वर्ट टू ओपन राउंड, उसमें भी, और उसके बाद का जो दूसरा राउंड था जिसे हम लोग राउंड 2 जो कि अभी हाल फिलहाल में जो तो शुरू है, तो इसमें जो अदर मीडियम के कैंडिडेट थे वो अदर मीडियम के कैंडिडेट उर्दू की स्कूलों पे जो तो रिक्रूट नहीं हुए थे। तो यहाँ पर ये बात साफ होगी कि आप लोग अगर किसी भी मीडियम से हो और अगर आप लोग उर्दू का आइसोलेटेड का पेपर देते हो तो वो आइसोलेटेड का पेपर आपका मीडियम चेंज नहीं करता है। XYZ ये अलग बात होती है कि आप लोग वो लैंग्वेज को सीख लेते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मीडियम उर्दू हो जाएगा। तो ये सारी बात थी जो कि इस सवाल की दलील थी कि किस मीडियम के कैंडिडेट का किस मीडियम पर जो तो सिलेक्शन होगा, मतलब कि कौन सा मीडियम का कैंडिडेट या मीडियम किस कैंडिडेट का कौन सा मीडियम जो तो कंसिडर किया जाए, जो तो ये साफ हो गई। उसके बाद अगला सवाल है आप लोग का कि टेट, टीईटी और मतलब टेट के लिए जो तो एज क्राइटेरिया जो तो क्या रहेंगे। अब आप लोग को बता दूं कि टेट, टीईटी और सीटीटी इनके लिए जो तो एज के क्राइटेरिया कोई नहीं होते। सबसे पहले एज क्राइटेरिया क्या होता है कास्ट का, आप ओपन का वो भी समझ लीजिए कि आप लोग का कास्ट का क्राइटेरिया जो तो 43 ईयर होता है और ओपन का क्राइटेरिया आप लोग का 38 ईयर होता है। 43 कास्ट, ओपन कैटेगरी 38। साल 2022 में चूंकि कोविड था उसके पहले, तो इसके लिए 2 सालों के लिए जो तो कंसेशन दिया गया था। इट मीन्स ओपन के लिए 40 ईयर एज रखी गई थी और कास्ट के लिए 45 ईयर जो तो रखी गई थी। लेकिन चूंकि कोविड का पीरियड जो तो अब जा चुका है और कोविड का पीरियड जाने के बाद अब यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट को वो जो नॉर्मल जीआर था ओपन के लिए 38 ईयर और कास्ट के लिए 43 ईयर वो बेसिस के ऊपर जो तो रहेगा। अब टीएटी, सीटीएटी और टेट एग्जाम्स को देने के लिए किसी भी तरीके का कोई एज लिमिट नहीं है। आप लोग 70 साल के भी हो तब भी आप लोग टेट का एग्जाम दे सकते हो। मिनिमम एज आप लोग की 18 ईयर जो तो होनी चाहिए, 18 साल, ठीक है। तो आप लोगों का एज क्राइटेरिया ना टीईटी में, ना सीटीटी में और ना ही टेट में जो तो नहीं देखा जाता है। लेकिन जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है उस वक्त में आप लोगों की एज लिमिट देखी जाती है। ओपन के लिए जैसे मैंने आप लोग को बताया अभी 38 ईयर और कास्ट के लिए 43 ईयर आप लोग नोट कर लीजिए, इसी के ऊपर आप लोग का सिलेक्शन रहेगा। आखिरी सवाल के ऊपर बढ़ जाता हूँ कि मुझे टेट में XYZ इतने मार्क्स हैं। अब XYZ आप लोग समझ लीजिए, आप लोग अपने मुताबिक। बहुत सारे असातिज़ा इकराम जो तो मैसेज कर रहे हैं बेचारे कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे कितने चांसेस हैं, मैं कहाँ लग सकता हूँ, क्या मुझे मेरा जो होम टाउन है वो मिल सकता है क्या, सर मुझे कहीं पर कुछ हो सकता है क्या। तो इसका जवाब अभी मैं आप लोग को नहीं दे सकता हूँ। वो इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अभी रोस्टर नहीं बना है, अभी वैकेंसी डिसाइड नहीं हुई है। तो आप लोगों को कैसे बता पाएंगे कि आपके चांसेस है नहीं है। एक अंदाज़ा कह सकते हैं कि अगर आप लोग अबो 100 है या अबो आप लोग 110 है, 110 के ऊपर अगर आप लोग हैं तो आप लोग की चांसेस बन सकते हैं, लेकिन श्योरिटी से कोई नहीं कह सकता है। अगर आप लोग को कोई कह रहा है कि आप लोग का हो जाएगा, आप लोग कंफर्म है, ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि वो आप लोग को एक शक की बुनियाद पर जो तो वो कह रहा है, या आप लोग को एक जो तो गुड फेथ में जो तो वो आप लोग को जो तो बात जो तो कही जा रही है। एक बात आप लोग को आसान सी मिसाल अगर आप लोग समझ लें कि नदी को देखे बगैर हम लोग नदी की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरी मिसाल आप लोग समझ गए होंगे कि जब तक वैकेंसी को ना देख ले तब तक कि हम लोग कट ऑफ
लास्ट कितना रहेगा हम लोग नहीं कह सकते। दूसरी एक छोटी सी बात आप लोग को यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हम लोग बार बार ये पूछ रहे कि हम लोग का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि क्या होगा, कि कितना होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ कि हम लोग अभी नहीं कह सकते। रोस्टर क्या होता है उसके ऊपर जो तो मैं रोशनी डाल देता हूँ। सॉरी, रोस्टर होता है कि ऑल महाराष्ट्र में कौन सी स्कूल में कौन से मीडियम की कौन सी कास्ट की कितनी वैकेंसी है, ये सारी चीज़ों को बारीक बीनी से एनालाइज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो तो पूरा रोस्टर बनाया जाता है कि कौन से मीडियम की कितनी वैकेंसीज निकली है, इसे रोस्टर कहा जाता है। इट मीन्स वैकेंसी की डिटेल इंफॉर्मेशन रोस्टर कहलाती है और उसी पर बेस्ड हमारी वैकेंसी होती है। इट मीन्स जितने टीचर XYZ एक साल में जो तो कितने असातिज़ा जो तो जिसे हम लोग कहेंगे कि सबकदोश हुए हैं, रिटायर्ड हुए हैं, कितने जो तो सेवानिवृत्त हुए हैं, किन लोगों ने VRS लिया है, किन लोगों मतलब बेचारे कोई अगर मरहूम है, किसी का इंतकाल हो गया है, तो ऐसे असातिज़ा की जो वैकेंसी होती है, कहीं स्कूल अगर बड़ी है, कहीं पर पट बड़ा है और वहाँ पर टीचर की रिक्रूटमेंट है या कहीं पर टीचर कम है, तो उन सारी चीज़ों का जो तो एनालाइज किया जाता है, मालूमात मंगाई जाती है ज़िला परिषद में और उसके बाद जो तो पूरे महाराष्ट्र का एक रोस्टर बनता है और उस रोस्टर के अकॉर्डिंग ही फिर वैकेंसी जो तो निकाली जाती है। तो ये आज के हमारे 8 सवालों के 8 जवाब थे जो मैंने आपको देना मुनासिब समझा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद ज़रूर आएगा। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।